अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से जॉइन किया है प्रोफेसर कपिल कुमार साहब ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब आप लोग जानते हैं सर को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम सर बात करेंगे, तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो, लेकिन ये कि पहले अफगानिस्तान कैसा था, हम थोड़ा सा आपसे हिस्ट्री में भी जानना चाहेंगे। और दूसरा ये कि आप एक बुक भी लिख रहे हैं, तो इसी बहाने मैं भी अपने फादर की एक बुक दिखाना चाहूंगी जो उन्होंने लिखी थी। और आई थिंक ये 96 की लिखी हुई बुक है। और इसमें पार्टीशन की ही लोगों से जो थे उस टाइम पे उनसे बात करके, और उनके इंटरव्यूज हैं, पिक्चर्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सर, ऐसे हमारे अब टर्म्स बने हुए हैं कि हम एक दूसरे को किताबें तक नहीं भेज सकते। अगर हम चाहें कि हम आपकी बुक यहाँ पे लें और पढ़ें, और हम चाहें कि हम आपको अपनी कोई बुक भेजें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, जो कि मुझे बहुत जिस पे अफसोस होता है। सबसे नहीं, पहले बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया सर। अब आपके पास वो जी। अभी भी उनपे इरशाद हुसैन, वो हम्म, मिनिस्टर थे अलाउद्दीन सरकार में 43 से 45 तक। हम्म, तो उनके ऊपर किताब छपी पाकिस्तान में, और उनकी बेटी जो है उन्होंने उसका फॉरवर्ड लिखा। अल्टीमेटली हमको किताब मिल गई, बड़ी घूम करके आई। और उन्होंने बहुत ऐसे फैक्ट्स दिए हैं कि मैंने काफी उसमें से साइट किए हैं अपनी किताब के अंदर, पर्टिकुलरली जो नेताजी की डिसअपीयरेंस को लेके है उसको। और ये खुद वहाँ के लाहौर के रहने वाले थे, इनकी फैमिली काफ़ी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली थी लाहौर के अंदर। फिर वहीं रहे, और ये बाद में आपके यहाँ सिविल डिफेंस के चीफ थे पाकिस्तान में 45 के बाद में। क्योंकि इनसे कहा गया था कि ये माफ़ी मांग लें कि आज़ाद हिंद फौज में क्यों गए थे, क्योंकि चीफ आपके भी ब्रिटिशर थे उस समय आर्मी के। तो इन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया, तो इनको आर्मी में नहीं लिया गया और इनको सिविल डिफेंस में भेज दिया गया था। हम्म, बिल्कुल। लेकिन सर, साथ ही अगर हम अफगानिस्तान की तरफ चलें, तो क्या चेंज देखते हैं आप? पहले कैसा था? जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि हम 47 से शुरू करेंगे, तो क्या आप बताना चाहेंगे हमें? हम आज कुछ सीखने के उसमें बैठे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखे हैं। सीखने का जी सर। कुछ नहीं, कुछ कॉमन कॉमन चीजें नॉलेज हम्म, की है हम्म, जो पब्लिक डोमेन में नहीं जा पाती। और मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कंडीशंस के अंदर कॉमन डोमेन में वो चीजें जानी चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कम से कम 4 कैंपेन की, हम्म, और कभी अपने पूरे पीरियड के अंदर अफगानिस्तान को डोमिनेट नहीं कर पाए थे। बल्कि 2-3 बार तो बहुत बुरी तरह हार के भी उनके फोर्सेस लौटे हैं। और उसका रीजन था कि टेरेन ऐसी थी, एनवायरनमेंट ऐसा था, कंडीशंस ऐसी थी, और फिर अफगान लोगों का जो एक अपना वो था, मतलब जिसे आप कहेंगे उनका तौर तरीका और उनका जो स्किल था, उसके हिसाब से वो नहीं हो पाया कभी। 47 के अंदर ये हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया के बॉर्डर्स थे अफगानिस्तान के साथ में, वो बॉर्डर्स जो हैं अब पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया अफगानिस्तान के साथ। और इमीडिएटली एक इशू वहां पे हुआ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का आपको मालूम है कि देखिए, बादशाह गफ्फार खान और ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, इनके जो रेड शर्ट्स थे। तो इनका ही क्लैश था मुस्लिम लीग के साथ उस इशू को लेकर के। लेकिन उसकी जगह नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में गवर्नमेंट फिर मुस्लिम लीग की बन गई थी। लेकिन उस समय पे पठानिस्तान की एक डिमांड उठी। ये पख्तूनिस्तान की थी, एक पठानिस्तान की डिमांड उठी। और जो उस समय की गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, उसने उस डिमांड को सपोर्ट किया। और पाकिस्तान के सामने अब ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि इधर पठानिस्तान की डिमांड, उधर पठूनिस्तान की डिमांड, उधर एक फकीर ऑफ इपली था जो अपना इंडिपेंडेंस का वो कर रहा था पूरा ऊपर, फर्दर ऊपर। और इधर उन्हें लगा कि सरदार पटेल जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं स्टेट्स को, तो ऐसा ना हो कि हम क्रश हो जाए। और ये चीजें खुद उस समय लियाकत अली और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ब्रिटिशर्स को कही है। यूएन के जो डेलीगेशन आए उनके सामने बाद में कही कि ये क्यों क्राइसिस उस समय शुरू हुआ। और उस पीरियड में जो वायलेंस
हुई पार्टीशन की, वो तो एक सबसे सैड इंसिडेंट था हिस्ट्री का। जो फोर्स्ड माइग्रेशन हुए वो एक सबसे सैड इंसिडेंट थे। लेकिन सितंबर 47 के अंदर, मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 सितंबर डेट है या 11 सितंबर डेट है, मैं जरा डेट्स पे कमजोर रहता हूं हिस्ट्री में, क्योंकि मैं इवेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा रॉयट हुआ। अगर आप उस पीरियड का अखबार देखेंगे अपना, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और ये रॉयट हिंदू मुस्लिम रॉयट नहीं था, ये रॉयट हुआ पठानिस्तान के सपोर्टर्स और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान सपोर्टर्स के बीच में, और इसमें काफी वायलेंस हुई उसके अंदर। तो उस समय पाकिस्तानी लीडर्स ने इसको डाइवर्ट कैसे किया जाए पूरे इशू को। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं इस समय, और जो मैंने उनके लियोनल कार्टर वाले उसमें जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंस है ब्रिटिशर्स के साथ में वो देखी है, उसमें ये आया निकल करके कि इन्होंने उसको डाइवर्ट करने के लिए उसको एक रिलीजियस टोन देने की कोशिश की, कि जो कश्मीर में एक हिंदू राजा है और वहां पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और जो पंजाब के अंदर जुल्म हुए थे वो पटियाला के अंदर एक सरदार राजा है। और ये केवल कश्मीर तक नहीं था उस समय, ये एम बनाया गया था कि श्रीनगर को जीतते हुए पटियाला तक पूरा पंजाब वापस ऑक्युपाई कर दिया जाए। दैट वाज द एम। और उसमें फिर ये किया गया कि जो कबायली लोग थे, देखिए कबायली लोग बॉर्डर क्रॉस करके अक्टूबर के महीने में हमेशा नीचे आते थे, क्योंकि वहां स्नो हो जाती है, तो अपनी जॉब की तलाशों के अंदर हमेशा इंडिया आया करते थे। कलकत्ता तक टैगोर ने काबली वाला पूरी स्टोरी लिखी है। तो जो जब ये आते थे तो इनके पास जो बंदूक होती थी वो बॉर्डर पे रखवा ली जाती थी, और ये अपना आते थे, अपनी रोजी रोटी करते थे, पैसा कमाते थे, वापस जाते हुए अपनी बंदूक लेके चले जाया करते थे। अब की बार जब ये डाइवर्शन किया गया तो बंदूक नहीं रखवाई गई, और उस समय फिर ये किया गया कि ये रावलपिंडी इनको लाने के लिए स्पेशल ट्रेन और लॉरीज लेकर के रावलपिंडी लाया गया, और पाकिस्तान आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को छुट्टी दिलवा करके कागज पे दिखाया गया छुट्टी पे हैं, और उनकी बल्कि वो अब तो दर्जियों तक के नाम मालूम है लाहौर के अंदर जिन्होंने उनकी वर्दियां सिली उस समय, वो शलवार और कमीज वगैरह सुनी। और ब्रिगेडियर अकरम के अंडर में वो पूरा, ब्रिगेडियर अकरम की खुद की किताब आ चुकी है, अब आपके यहाँ मौजूद है, उन्होंने लिखी है, मैंने पढ़ी है वो किताब पूरी की पूरी। तो ये कश्मीर वाला अटैक हुआ। दूसरी तरफ इन्होंने, मैं कश्मीर वाले अटैक पे नहीं जाऊंगा, मैं अफगानिस्तान और इसको रख रहा हूं दिमाग में। दूसरी तरफ इन्होंने अफगानिस्तान गवर्नमेंट से नेगोशिएशन शुरू की कि एक तो फकीर ऑफ इटली को ठीक किया जाए जो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता, और दूसरी तरफ ये जो पठानिस्तान की डिमांड है, इस डिमांड को वो लोग सपोर्ट ना करें। और ब्रिटिशर्स को भी अप्रोच किया उसके लिए कि ये चीज ना हो, लेकिन वो मसला कहीं किसी तरफ मतलब सुलझा नहीं उस तरीके से जिस तरीके से वो सुलझाना चाहते थे। और वो ड्यूरेंट लाइन की जो प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में, वो आपकी आज भी बनी हुई प्रॉब्लम है। आप देख ही नहीं है कि जिस तरीके से कुछ तालिबानी जो है उसके ऊपर अब शोर मचा रहे हैं कि आप इसको नहीं मानते और ये हमारे एरियाज हैं, और ये सारी की सारी चीज है। नेक्स्ट स्टेज में कहूंगा अफगानिस्तान में आती है जिस समय अफगानिस्तान के ऊपर रशियन इन्वेजन होता है 80s के अंदर। और रशियन इन्वेजन के समय कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे सर्कल्स में ये बात बहुत ज्यादा हवा में है कि रशिया ने उस समय इंडिया को ऑफर दी थी कि हम इधर से आते हैं, आप इधर से आइए और पाकिस्तान को क्रश करके खत्म कर दिया। इंडिया ने उस बात को रशिया की नहीं माना। बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे, हमारे लिए भी एक वो फैक्टर था कि एक तरफ चाइना हो गया और फिर एक तरफ रशिया से हमारा बॉर्डर हो गया, तो कल को ये दोनों डिसाइड कर ले कि इंडिया को भी क्रश करना है तो हम कहाँ जाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स बचे उसमें। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक डिसीजन था उस समय का कि जो इस चीज को नहीं माना गया।
उस समय पाकिस्तान प्लेड इन द हैंड्स ऑफ अमेरिका। कि जो तालिबान का क्रिएशन है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं उसको, कि तालिबान का कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे उसको एक रिलीजियस वो दिया गया। मुझे याद है आपके यहाँ से एक वो सूफी फकीर काफी मशहूर है, अल्लन फकीर, जी जी। वो इंडिया आए थे और मेरे उनसे काफी लंबा इंटरव्यू हुआ था और मैंने उनसे पूछा था कि आप भी अफगानिस्तान कैसे पहुंच गए थे तालिबान की तरफ से, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक बड़ा अच्छा फकीर वो गाया था उस समय कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे उसके मुझे याद है थोड़ी सी एक दो लाइनें, कि काशी काबा मन में मेरे बाकी कुछ कुछ, बाकी सब कुछ मैं, और पंडित मौलवी मन में मेरे बाकी सब कुछ मैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमको ये गलत वो बता दिया गया कि ये पूरा जो है ये रिलीजियस वॉर है और हम भी उसमें चले गए। खैर उसके बाद में जो भी चीज सामने आई, और दिक्कत यह है कि ये लोग हिस्ट्री से कोई कोई सीखना नहीं चाहता। मैं हिस्टोरियन हूं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग एनालाइज करते हैं। मतलब अमेरिकन की बेवकूफी देखिए कि आप वियतनाम के अंदर पिट चुके, आपको वापस आना पड़ा। आप ये देख रहे हैं कि रशियंस अफगानिस्तान को नहीं ऑक्युपाई कर पाए, रशियंस को वापस जाना पड़ा, और आप फिर अफगानिस्तान में पहुंच रहे हैं। मतलब इस तरीके का जो भी इनका टैक्टिकल डिप्लोमेटिक डिसीजन है, अगर जरा भी हिस्टोरिकल फैक्टर्स को लेते ही है तो ये नौवीं तो नहीं आज खड़ी हुई होती जो नौबत आज पूरी खड़ी हुई है इस समय सारी कंट्रीज के सामने। और इन्होंने डिसीजन ले लिया हम वहां पे रहेंगे, करेंगे। अब या तो आप वहां पे रहिए तो फिर आप अपनी आप जो आपको प्रेजेंस जिस तरीके से रखनी है वो सब आप करिए। आपने वहां पे कहा हमने 3 लाख की आर्मी बना दी, वो आर्मी ट्रेन करने के लिए आपने प्राइवेट सेक्टर की अपनी कंपनियां भेज दी, तो वो आपने सामने देख ही लिया जो भी कुछ हुआ। और एक मैं सबसे बड़ा फैक्टर और बताऊं जो मेरा बार बार मानना है कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं, ये जो ओरिएंटल साइकी है, मैं कहूंगा एक रेशियल नहीं डिफरेंस है, एक मानसिकता का साइकिक डिफरेंस है, और ये उस साइकी को कभी नहीं समझ पाएंगे। जो ओरिएंटल साइकी है उस अफगान साइकी को ये नहीं समझ पाए। मुझे याद है कि जिस समय इनका नजीबुल्ला का कत्ल हुआ था जो प्रेसिडेंट थे जी। तो मैं जहां रहता था खेलगांव में, इनकी फैमिली इंडिया में जब आई थी तो 2 साल तक फैमिली मेरे पड़ोस में रही, 3 घर छोड़ करके। तो अक्सर उनके बच्चों से या उनकी जो वाइफ थी या उनसे कई बार जिक्र होता था, तो कई चीजें डिस्कस होती थी इन चीजों को लेकर के। तो ये उस साइकी को ही नहीं समझ पाए। और आप, मैं बहुत देखिए फ्रेंकली बोलता हूं और किसी वजह से इंटरेस्ट में बोलता हूं, रीजन के इंटरेस्ट में बोल रहा हूं। मैं खाली इंडिया पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात नहीं करना चाहता, मैं पूरे रीजन की बात करना चाहता हूं, क्योंकि अगर रीजन के अंदर स्टेबिलिटी है तो रीजन की प्रोग्रेस है। पाकिस्तान की जो भी अपने इनर फैक्टर्स हैं आप उससे ज्यादा जानती, लेकिन जिस तरीके से फिर पाकिस्तान ने तालिबान को पहले अमेरिकन के साथ और फिर अमेरिकन के खिलाफ उसे सपोर्ट किया जिस तरीके से भी, अब इसमें एक चीज पाकिस्तान भूल जाता है कि देखिए जब भी आप किसी फेनेटिक फोर्स को रिलीज करते हैं वो फोर्स कब आप पे बूमरैंग कर जाए, वो एनालिसिस बहुत जरूरी है। लेकिन सर आपके ख्याल से पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया और इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है अब? मेरा एक बड़ा सिंपल आंसर है उस बात को लेकर के, हो सकता है आप एग्री ना करें उससे, लेकिन मैं फिर थोड़ा हिस्ट्री में जा रहा हूं जी। देखिए इंडिया और पाकिस्तान में एक फर्क ये हुआ कि 47 के बाद में इंडिया में डेमोक्रेसी ने स्ट्रॉन्ग रूट्स लेनी शुरू की और हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ बढ़े
और हमारी आर्मी जो है वो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर कभी हावी नहीं हो पाई। नहीं तो मैं बताता हूं आपको, 47-48 में ही आर्मी की ओपिनियन हमारे पीएम को ये थी कि जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पूरा पाकिस्तानी फोर्सेस को बाहर ना निकाल दें तब तक सीज फायर मत करिए। बट आवर पीएम वेंट बाय हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, वो आर्मी के उस पर नहीं गया लेकर के। तो आर्मी हमारे इंटरनल अफेयर्स में और हमारी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आर्मी कभी हावी नहीं हो पाई। आपके यहाँ क्या हुआ है कि लियाकत अली जी के कत्ल के बाद में आपका एक बड़ा अजीब प्रोसेस शुरू हो गया, और जो भी डेमोक्रेटिक लीडरशिप आई आपके यहां, चाहे वो बेनजीर भुट्टो रही हो, चाहे वो भुट्टो रहे हो, चाहे अब आपने नवाज शरीफ साहब वाला साहब, और मतलब मैं एक बात नहीं समझ में आ पाता है कि जो भी पाकिस्तान को रूल करता है वो पाकिस्तान छोड़ के फिर भाग क्यों जाता है। तो परवेज मुशर्रफ भी बाहर है, आप तो उनको हीरो बोलते हैं अपना कारगिल का, वो भी बाहर है, नवाज शरीफ भी बाहर है, बेनजीर भी बाहर चली गई थी। एक वो मुजाहिरों में एक नेता है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, कराची ये से, अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन, वो भी बाहर है। और इस प्रोसेस में देखिए आप क्या, आप लोग कभी रियलाइज करेंगे इस चीज को कि आपके यहां से एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेसिव ड्रीम भी शुरू हुआ पाकिस्तान के। अब आर्मी को देखिए जब पावर मिल जाती है, आप बर्मा में देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, या और जगह जहां जहां आर्मी रूल है वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है। अब एक आर्मी का मेजर जब इस तरीके से रहता है कि उसका कोठी, उसका बंगला, उसकी सब चीजें जो है वो एक मिनिस्टर से भी ऊपर है, तो वो उस एस्पेक्ट को क्यों छोड़ना चाहेगा अपने डोमिनेशन को। और फिर आपके यहाँ एक चीज ये हुई कि आर्मी ने केवल पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं किया, आपके यहाँ आर्मी ने इकोनॉमी में इंटरवीन करना शुरू कर दिया कि आर्मी कॉमर्शियल वेंचर्स में चली गई। उस पर डिटेल्स नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितनी भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि आर्मी ने इंडस्ट्री को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आर्मी ने बिजनेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप होता है, इसमें जो क्लिक्स डेवलप हो जाते हैं, हम कार्टल्स कह ले, उसके लिए कोई भी वर्ड हम यूज कर लें, वो कार्टल्स अपने डोमिनेशन को कभी भी बिगड़ने नहीं देंगे। जैसे मल्टीनेशनल्स हैं अमेरिका, वो अपने डोमिनेशन को कहीं पे भी नहीं बिगड़ने देंगे। मैं तो आज भी बोलता हूं कि 21st सेंचुरी विल बी नोन एज ए सेंचुरी ऑफ मेंटल एनस्लेवमेंट। हमको किसी देश को गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है, जो चाइना कर रहा है इस तरह, और जिस पॉलिसी को लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं चाइना वाले, कि आप मेंटली एनस्लेव कर दीजिए कंट्री को, आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज सारी चीज इकोनॉमी पे आ गई है कि मैं कितना इकोनॉमिक डोमिनेशन कर सकता हूं दूसरी कंट्री का। तो अगर मैंने आपके माइंड को इतना कर लिया कि आपने हर चीज बनी ही अमेरिका में खरीदनी है, तो मेरी तो विक्ट्री हो गई, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा सारा बिजनेस फ्लरिश करेगा, मेरा वो सारा फंड आएगा, उस पैसे को मैं अपना डिफेंस में लगाऊंगा, अपनी सारी चीजें। तो इन चीजों को समझ, देखिए हमारे यहां जब बात हुई स्वदेशी की, या आज भी हमारा प्राइम मिनिस्टर जब सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है, मैंने अपने बचपन में आरजू जी वो टाइम देखा है कि हमारे लिए एक आलपिन भी जो है और स्टेपलर के पिन भी जो है और जो बक्सुए होते थे, ये तक मेड इन जापान इंडिया में आते। आज हम कम से कम उस डेमोक्रेटिक दौर से खड़े होकर के एक उस पे खड़े हुए हैं कि हम अपनी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट करते हैं। आज हमें कोई लोड नहीं देना, आज हमको कोई इकोनॉमिकली ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लेकिन सर ये तो बात है बिल्कुल कि पाकिस्तान को जो फौजी हुकूमतें आई उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर ये इतनी बार ये फौज ने ना कब्जा किया होता गवर्नमेंट के ऊपर, तो शायद हम भी कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए होते, हमारे यहाँ भी कुछ बेहतरी आ गई होती। देखिए अगर आप इकोनॉमिकली और ये सब आगे बढ़ते और डेमोक्रेट्स के साथ आगे बढ़ते, तो शायद दोनों कंट्रीज के रिलेशंस कुछ और होते। और फौज के लिए इंडिया के साथ होस्टिलिटी को बनाए रखना एक साइकोलॉजिकल वो है। मुझे आप एक चीज बताइए, मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं,
आज अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो क्या आपकी फौज आपकी पॉलिटिक्स को उतना डोमिनेट कर पाएगी? नहीं, कभी भी नहीं सर, सवाल ही बता नहीं रहा पैदा हूं होता। जो जो ऑब्वियसली। रियलिटी है, जो रियलिटी है। और इसलिए वो कश्मीर का हुआ या वो या जो भी चीजें बना करके या रिलीजन का हुआ बना करके, मैंने परसों नरसों ही आपके चैनल में डिबेट पे एक मोहतरिमा थी, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, कल परसों बोल रही थी, रिपब्लिक पे ही थी मेरे साथ, तालिबान को डिफेंड कर रही थी। मैंने हाथ जोड़ के पूछा, मैं कहा मैडम अब आप ख्वातीन हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपसे कि अगर तालिबान पाकिस्तान में आ गया तो आप टीवी पर नहीं बैठ पाएंगे। आपको बिरयानी और कोरमा बनाने के लिए वो खानसामा बना के किचन के अंदर भेज देंगे। प्लीज अपने फ्यूचर के लिए सोचिए। देखिए, वर्ल्ड में रेवोल्यूशंस होते हैं, वायलेंस होती है, लेकिन एक आगे प्रोग्रेस के लिए, चीजें आगे बढ़ाने के लिए। ये वायलेंस जो है तालिबान वाली वायलेंस, ये बजाय आगे बढ़ने के ये पीछे ले जाने के, कि मेरा वो बना रहे, खाने को चाहे हो या ना हो, मेरे हाथ में। अब वो देखिए ना, मैं देख रहा हूं वो हर जगह वो AK-47 लेके बैठे हुए। एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो वहां भी एजुकेशन 47 लेके बैठे हैं, और विमेन मिनिस्ट्री है तो वहां भी 47 लेके बैठे हैं। मैं उस दिन इतना अच्छा, हैरान था। जब कोई एतराज करता है, जब कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो वो यहाँ से कह दिया जाता है जी वो तो उनका कल्चर है। ये किस तरह का कल्चर है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं उस दिन इतना हैरान था कि जब इन्होंने वो अम्यूजमेंट पार्क के ऊपर पहुंच गए थे ना, ये बच्चों जी का जी जो जी। पार्क था, वो जिस तरीके से उस पे झूला झूल रहे थे और वो घूम रहे थे या जैसे हवाई जहाज पे चढ़े हुए थे, मैंने उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे ये समझ में आया कि जिन बच्चों के हाथ में आपने 4 साल 5 साल 6 साल की उम्र से बंदूक दे दी थी, वो बच्चे कभी झूले पे नहीं बैठे थे, उन बच्चों ने कभी खिलौनों से नहीं खेला था। तो जब उनको ही दिखाई दिया, आज चाहे वो 20-22 साल के भी हो गए, तो वो तो अपना झूला झूल करके उस अम्यूजमेंट पार्क में अपने वो बच्चों की तरीके से उस शौक को पूरा कर रहे थे। तो ये एस्पेक्ट्स जो है। और मैंने एक बात और कही टीवी पे उस दिन, कोई अमजद साहब या कौन थे, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, मैंने कहा देखिए अमजद साहब, अगर पड़ोसी के घर में आग लगती है तो उसकी लपटें और धुएं जो है वो मेरे घर पे भी आती है। अफगानिस्तान में जो आग लगी है, आप अभी उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि उसकी लपटें और उसकी आग आपके ऊपर कितनी आएगी। आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान क्यों चिंतित हो रहा है। मैं कहा मैं इसलिए चिंतित हो रहा हूं कि मैं आगे की सोच के चल रहा हूं कि अगर वो लपटें आपके यहां भी आती हैं और धुआं आपके यहां से भी उठता है, तो कम से कम मैं तो अपनी फायर फाइटिंग का इंतजाम कर लूं कि मेरे घर में आग है, मेरे घर में लपटना है। और मैं थोड़ा हैरान हूं, मैं समझना चाहता हूं इस चीज को कि देखिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे एक दूसरी कंट्री को सपोर्ट करना मेरी समझ में आता है, किसी रेवोल्यूशनरी ग्रुप को सपोर्ट करना मेरी समझ में आता है, इंटरनेशनली होता रहा है, होता रहा है, होता रहेगा। लेकिन जानते हुए कि ये आइडियोलॉजी हमें कहां ले जाएगी और कल को हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है, उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना और ये ओवर कॉन्फिडेंट होना कि हम इस आइडियोलॉजी को हम अपनी कंट्री में कंट्रोल कर लेंगे, वो पॉसिबल, क्योंकि एक बार अगर आप फेनेटिक फोर्सेस को छोड़ देंगे तो उन्हें कंट्रोल करना जो है वो आसान नहीं। और यहां लेकिन पे सर आपको हैरान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री में डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे साइंटिस्ट को, जो कि नोबेल प्राइज लेकर आए, उनकी कोई इज्जत नहीं हुई, जहां पे हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इन्होंने एक इकोनॉमिस्ट को सिर्फ अहमदिया होने की वजह से निकाल दिया। वहां से आप क्या उम्मीद करते हैं? यहाँ पे तो यही माइंडसेट बन गया है, यही सोच हो गई है। देखिए आरजू जी, मैं एक और चीज पे बड़ा हैरान होता हूं, और मैंने कहा भी ये बात को कि मैं देखिए, ये रिलीजन का कार्ड आप खेलना छोड़ दीजिए कि आप इस्लाम के लिए आज जो
अफगानिस्तान के अंदर लोग मारे जा रहे हैं या जो लोग सफर कर रहे हैं, क्या वो इस्लामिक नहीं? बलोच क्या इस्लाम को नहीं मानते? या उल्गार जो है वो इस्लामिक नहीं? आप उस चाइना की हर बात मानते चले जाते हैं जो अपनी कंट्री में इस्लाम के साथ क्या कर रही है। तो आप ये, अब या बांग्लादेश में जो हुआ, मैं जाना नहीं चाहता उस हिस्ट्री में, लेकिन यंगर जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए कि भाई रिलीजन का कार्ड जो है वो कितना जायज है। और देखिए, हर रिलीजन, मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूं हर रिलीजन की, हर रिलीजन का। हम हिंदू धर्म में अगर कोई चीज गलत थी तो रिफॉर्म मूवमेंट हुए, आगे बढ़ा गया, उन चीजों को खत्म किया गया। वो अलग बात है कि पॉलिटिक्स फिर कई चीजों को वापस ले आती है। तो रिलीजन को देख करके आप एक देखिए, रिलीजन जो आइडियोलॉजीज बनी या जो रूल्स बने या जो शरीयत के रूल्स भी बने, वो उस समय की सोसाइटी को देखते हुए, उस समय की सोसाइटी में जो जरूरत थी वो उसको लेकर के बने। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि भाई इनके यहाँ 4 शादियां क्यों अलाउड है, मैंने कहा भाई उसका रीजन है कि उस समय लड़ाइयां इतनी होती थी कि आदमियों की कमी थी और सोसाइटी के अंदर एक वो अजीब किस्म का एनवायरनमेंट ना बने, उसलिए ये हुआ कि आप 4 शादी कर लीजिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, एक कंडीशन में एक चीज उभरी। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारा दोस्त खान, प्रोफेसर खान, उससे मजाक करते थे, हंसते थे जब बैठते थे। हमने कहा साहब यार, उनकी पत्नी है बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट, हमने कहा यार तुमने एक कमी कर दी यार, यार एक डॉक्टर से भी शादी कर लेते यार, है? और एक किसी और साइंटिस्ट से भी कर लेते यार, तो ये सारे खर्चे बच जाते हम लोगों के। भाभी भाई आ जाया करते दिखाने के लिए। तो मजाक में कहता था कि यार एक को तो संभाल नहीं पाता, 4 को कहां से संभालता कपिल। तो ये एक कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट होता है सोसाइटी के अंदर। अब इसको बजाय आगे बढ़ाने के, जो मैंने एक बात पहले कही थी अपनी इंडियन कंडीशन से भी कंपेयर करते हुए, कि जो सोसाइटी को कंट्रोल करने लग जाते हैं। अब कश्मीर में एक चीज देखिए कि जो ये सेपरेटिज्म या जो आजाद कश्मीर उसकी बात करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लैंड के अंदर, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर, और पब्लिक से कहेंगे तुम मदरसे में भेजो। पब्लिक को कहेंगे तुम गरीब हो, तुमको हिंदुस्तान अमीर नहीं होने देता। भाई आप लोगों पे इतनी जायदादें कहां से आती? मुझको ट्विटर पे उमर अब्दुल्ला साहब ने बंद करवा दिया था 1 हफ्ते के लिए। एक छोटा सा सवाल पूछा, उमर साहब, आपके फारूक साहब के वालिद जो थे, शेख साहब, स्कूल टीचर थे, मुझे ये बताइए, आपने डिक्लेयर किया हुआ है अपने इलेक्शन के अंदर, पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है कि आपकी लंदन में भी विला है, आपका सिंगापुर में भी घर है, तो आप पे इतना पैसा कहां से आ गया? तो ट्विटर को मेरी कंप्लेंट कर, ट्विटर ने कहा आप इसे पोस्ट को वापस कीजिए। मैं कभी, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं इसके। बिल्कुल। तो 1 हफ्ते बैन कर दिया। और मैंने अपने यहाँ मुस्लिम यूथ से कहा कि जिस दिन आप गिरबान में इन लीडर्स की, जो के कम्युनलिज्म के नाम के ऊपर, रिलीजन के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके गिरबान में हाथ डाल करके ये पूछ लीजिएगा कि भाई मैं तो मुसलमान हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं तो इतना गरीब हूं, मैं अपनी बहन की शादी भी नहीं कर पाता, तुम्हारे पास इतनी दौलत तुम्हारे कुनबे पे कहां से आ गई? मगर जिस दिन इसका जवाब मिल जाएगा, उस दिन ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम है ना सर, सवाल करना मना है। अगर कोई सवाल करता है तो उसकी शामत आ जाती है, सवाल नहीं करने देते। आरजू जी में और डरा हुआ, और आप उन चीजों को मुझसे ज्यादा जानते हैं कि जो तालिबानी इंपैक्ट है, एक आपके यहाँ मैं नाम भूल रहा हूँ, लाल टोपी वाले, जी जी, जैद हामिद है, जैद हामिद हामिद, वो लाल टोपी वाले, वो जिस तरीके से बोलते रहते हैं
कई बार टीवी पे मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, रिपब्लिक पे आ जाते हैं, जिन्होंने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, कभी कोई चीज देखी नहीं, और एक वो ब्रेन वॉश टाइप जो बात करेंगे। मैं रैशनली बात कर, देखिए मैंने कई दिनों तक अपने इंडियन चैनल्स पे आना बंद कर दिया था जी। और मैंने कंडीशन लगा दी थी कि मैं बात करूंगा एक्सपर्ट्स के साथ। ये जो पॉलिटिकल प्रवक्ता आते हैं, मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि इनका काम डिबेट डिरेल करना, इनके मोटिव्स पॉलिटिकल है, हमारे मोटिव्स है सॉल्यूशंस निकालना। सही, बिल्कुल। और अब वही चीज है, आज भी मतलब जब भी है, मैं पहले पूछ लेता हूँ कौन कौन होगा डिबेट। तो एक डिबेट मीनिंगफुल होनी चाहिए। पब्लिक जो है गाली गलौज डिबेट में नहीं चाहती, पब्लिक चाहती है कि हमको एक चीज का सोल्यूशन मिले हमारे बिल्कुल। और सामने। सर, दूसरा सर, डिबेट में सच भी बोलना पड़ेगा आप लोगों को। वो अब टाइम नहीं रहा कि गलत स्टेटमेंट देंगे और अगला यकीन कर लेगा। अब लोगों को पता है कि क्या हुआ था। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है हम्म, कि सच जो है वो छुप नहीं सकता। और मैं बार बार ये चीज इसीलिए कह रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पाकिस्तान जा किस डायरेक्शन में रहा। हर कंट्री के सामने एक मोटिव होता है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने, मेरी कंट्री का मोटिव इस समय ये है कि हम सेल्फ स्ट्रांग हो, इकोनॉमी में भी और डिफेंस में भी, और फिर हम अपनी पब्लिक को कैटर करें वेलफेयर मेजर्स के अंदर। पाकिस्तान का एम क्या है? सिर्फ एक एम है कि हिंदुस्तान से लड़ते रहना है, बस, और कुछ नहीं। सर, ये फोकस ही नहीं करें ना। अगर ये एजुकेशन पे, इकोनॉमी पे फोकस करें और 5-10 साल सिर्फ उसी के ऊपर काम करें, तो इनके बहुत से इश्यूज जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ईश्वर, और वो तो बात की बात है। चाइना को ये देखिए, चाइना से सिर्फ इस वजह से दोस्ती कि हिंदुस्तान के खिलाफ उससे आपको सहायता मिल जाएगी, तो कितनी सहायता चाइना करेगा ये भूल जाए। चाइना अपना इंटरेस्ट देखेगा सबसे पहले, बिल्कुल। चाइना इनके इंटरेस्ट पे नहीं जाएगा। जी। और सेकेंडली, उसको यूज करते हुए चाइना आपके कितना अंदर घुस जाएगा या कितना चाइना आपके अंदर वो करेगा, उसके ऊपर कोई आपके एनालिसिस करने वाला नहीं है। हर कोई सिर्फ अपना इमीडिएट गेम देखता है। एक होती है इमीडिएट टेक्निकल प्लानिंग, एक होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आगे की। तो किसी कंट्री की, कोई भी कंट्री बिना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ सकता। रैंडम डिसीजंस लेकर के, रैंडम बातें करके आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। लेकिन यही मैं कह रही हूँ सर कि जैसी बात आप कर रहे हैं, इसी तरह की बातों के ऊपर अमल करके, उनको, उन बातों को सुन के जो है यहाँ पे लोगों को सब चीजों को सही करना चाहिए, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए लोगों, देखिए हर हर कौम को, एक जनरेशन को अपनी एक कुर्बानी देनी होती है। मैं जब आईएनए के कंट्रीब्यूशंस पढ़ता हूँ, आजाद हिंद फौज के, और सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशंस पढ़ता हूँ, तो इमोशनल हो जाता हूँ। आजाद हिंद दल बनाया उन्होंने, हमारी हिस्ट्री किताब में जिक्र ही नहीं किया गया। जब हमने डिटेल्स निकाली तो उन्होंने आजाद हिंद दल पैरेलल बनाया था आईसीएस का। जब अपनी हुकूमत आएगी तो वो लोग एडमिनिस्टर करेंगे जो हमारे इंडियन तरीके से जो सोचते हो और काम करते हो। हम ये अंग्रेजों के जो लॉयल आईसीएस थे इनको नहीं रखेंगे। तो एक परसेप्टिव वो था जनरेशन का। करीबन 82 लोगों को उन्होंने वो तगमाए भारत, तगमाए शेरे हिंद, इस तरीके के दिए उन्होंने। एक का जिक्र नहीं हमारी हिस्ट्री में। आज भी हम आयरन क्रॉस को याद करते हैं, विक्टोरिया क्रॉस को याद करते हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए किया। तो इसलिए हर जनरेशन को, अगर आपने, देखिए मैं आपको एक इंडेंचर लेबर से एग्जांपल देता हूं। ये जो गिरमिटिया मजदूर गए फिजी में, कैरेबियन में, मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में, किस तरीके से इनको धोखा देके ले जाया जाता था।
एबडक्ट करके ले जाया जाता था लेबर सप्लाई करने को ब्रिटिश प्लांटेशन कॉलोनीज में। लेकिन उस जनरेशन ने अपनी एक कुर्बानी दी, अपना खून सींच करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। और आज वही उन कंट्रीज की इकोनॉमी को खड़ा करके ऊपर बनाए हुए हैं, चाहे वो सूरीनाम हो, चाहे गयाना हो, चाहे आपका फिजी हो। एक जनरेशन ने कुर्बानी दी और जानते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा तो हो गया जो होना था, हमको धोखे से ले आया गया, लेकिन हमारे बच्चे तो आगे सफर ना करें। और ये चीज जो मैंने आपसे ओरिएंटल साइकी की बात की, ये वेस्टर्न साइकी में नहीं मिलेगी। वो तो बच्चा 18 साल का हुआ, निकल बाहर भाई, अपना कमा तू, जो करना है। हमारे यहाँ माँ बाप अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए अपने को बेच सकते हैं। तो उनको ये समझना है कि अगर हम अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे कर ले जाने के लिए ले जाना चाहते हैं, तो क्या आगे हम अपने देश के अंदर वो तहजीब लाएंगे जो उनके हाथ में बंदूक पकड़ा है, या वो तहजीब लाएंगे जो उनके हाथ में कलम पकड़ा है? ये हमें सोचना होगा सर, और इसके ऊपर हमें अमल भी करना पड़ेगा। ये सोचना बहुत जरूरी है, ये सोचना और बहुत इसके ऊपर काम भी। जी बिल्कुल। और आपके यहाँ जिस तरीके से आपका इकोनॉमिक लोन बढ़ता चला जा रहा है, आइसोलेशन होता चला जा रहा है, जो मैंने बात कही कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है, वो आपको एक मीटिंग में पाकिस्तान बुला लिया, वाह वाह हो गई साहब, ये कर दिया वो कर दिया, अगली 3 मीटिंग में नहीं बुलाया फिर छुट्टी होगी। और मैं एक बात नहीं समझ पाता, डिसेप्शन क्यों? देखिए, आपको दूसरे पे प्रोपेगेंडा करना है, अटैक करना है, आप कीजिए, बहुत सी सही बातें मिलेगी जिन पे आप कीजिए, लेकिन आप झूठा फोटो लगा करके कर देंगे कि जल्दी होगा। वो परसों मैं हंस रहा था, आपने एक रीट्वीट किया था उसका, वो आई वाज सेफ इन पाकिस्तान, मैंने शायद बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल सर। मैंने उसके नीचे लिखा था कि शायद तालिबानीज एंड टेररिस्ट आर आल्सो सेफ इन पाकिस्तान। इवन सर ओसामा बिन लादेन 10 साल इतनी हिफाजत से रहा हमारे पास। आप हैरान होगी आरजू जी, मैंने अपनी वो ईमेल खत्म कर दी थी, हॉटमेल वाली। मैंने 2003 या 4 की बात है, पता नहीं, एक दिन, कई बार होता है बैठा हुआ आदमी खाली दिमाग है, ऑफिस में बैठे बैठे खाली दिमाग में ऐसे ही वो मैं कंप्यूटर पे वो साइट सर्च कर रहा था, एक CIA की साइट दिखाई दे गई साहब। तो मैंने उसको खोला, तो उसमें था कॉन्टेक्ट अस, वो जो होता है। तो मैंने मालूम इसमें क्या लिखा, मैं कहा आप बिन लेदन को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढना है तो या तो उस एरिया में ढूंढिए जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ये इंडिया ऊपर मिलते हैं उस टेरेन में, और मैं कहा या किसी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के पुराने फार्म हाउस पे देखिए। मैं बाद में बड़ा हंस रहा था, मेरे दोस्त हंस रहे थे कि भैया तुमको वो अवार्ड, जो पैसा था वो लेना चाहिए था CIA वालों से, तुमने जो कहा पूरे उसके। तो ये डिसेप्शन भी जो है कि ज्यादा दिन नहीं चल पाता। अब आज वही अमेरिका आपको क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी तो रखिए। लेकिन सर प्रॉब्लम, मैं सबसे फायदा उठा लूं तो मैं तालिबान को भी बढ़ा लूं, मैं अमेरिका से भी फायदा उठा लूं, मैं चाइना से भी फायदा उठा लूं। और चाइना तो क्या, देखिए किसी दिन एक हम डिबेट करेंगे, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट चाइनाज मोटिव्स आर। तो मैंने चाइनीज हिस्ट्री भी जो है 40 साल पढ़ाई है। बिल्कुल। और ये तो बहुत जरूरी है सर चाइना को समझना, लेकिन यही है कि हम लोग तो सर हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं है ना, वही गलतियां दोबारा रिपीट करते हैं। मैं 2 चीजें कहता हूं, एक तो वर्ल्ड में जापानीज इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है वो सब स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो चाहे साइंस के हो, कि अकेली छोटी सी आइलैंड जब सारी दुनिया में कॉलोनीज बन रही है, वो छोटे से देश ने अपने को कभी कॉलोनाइज नहीं होने दिया, और कॉलोनाइज ही नहीं होने दिया, वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग उठ के खड़ा हुआ कि इंग्लैंड को उसने चैलेंज किया, रशिया को उसने डिफीट किया। क्यों?
एक करेक्टर था नेशन के अंदर। अब वो जोक सुनते हैं कि कोई गया हमारे यहाँ से वो जापान में और उसने बस में बैठ गया और उसने अपना पैर आगे रख दिया सीट के ऊपर, तो बराबर वाले जापानी ने मना किया कि मत रखो, उसने नहीं हटाया, तो उस जापानी ने अपनी शर्ट उतार करके उस सीट के ऊपर टांग दी, बोलता अब रख। एक मेहनत। और चाइना का जो डिसेप्शन है कि जिसके चाइना, देखिए वियतनाम को चाइना ने सपोर्ट किया अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका के मूव आउट करते ही सबसे पहले उसकी लैंड के ऊपर कब्जा आया नॉर्थ के अंदर। तो व्हाट सही, इज चाइना? बिल्कुल। क्योंकि चाइना तो सिर्फ स्पीच जो है टोटली आपने बिजनेस देखी, कर रहा होता है ना। परसों रात को जी। मैंने नहीं, परसों रात को मैंने 10 ट्वीट किए इनकी स्पीच जो यूएन में दी है उससे 10 ट्वीट उठा करके। इन्होंने कहा हम डेमोक्रेसी चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर, मैंने कहा अपनी कंट्री में तो दे दीजिए। इन्होंने कहा हम फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, मैं कहा अपने यहाँ तो फ्रीडम दे दीजिए। इन्हें को हम नहीं चाहते वर्ल्ड छोटे सर्कल्स में डिवाइड हो, तो मैंने कहा साहब फिर तालिबान के साथ मिलकर सर्कल क्यों बना रहे हैं? हम वर्ल्ड को इतनी वैक्सीन देंगे तो भैया फिर वहां की इंक्वायरी क्यों रोक रहे हो? सो you see, these hypocrisies can't last long. They come out, people understand that. और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम को ये समझना होगा, उसको समझने के लिए देखना होगा कि हम 47 में क्या थे, कैसे शुरू हुए, और हम 47 से आज कहां पहुंचे, हम कितना आगे पहुंचे 47, कितना हम वहीं पे। और अगर हमें आगे जाना है तो भाई क्या, आदमी देखिए अपनी गलती से सीख करके आगे जाता है। मैं हमेशा अपनी गलती में देखता हूं। अगर मुझे सही, कोई बिल्कुल। बताता है कि हम सोने की चिड़िया थे, तो मैं ये कहता हूं कि मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सोने की चिड़िया थे, मेरे लिए जरूरी ये है कि हम सोने की चिड़िया से गुलाम कैसे हो गए, बिल्कुल। जिससे कि हम उसको रिपीट ना कर पाए। बिल्कुल सही। ये मेच्योरिटी जब तक आवाम में नहीं आएगी, और मेरा ये मानना है कि जब तक इन लोगों के हाथ में जो केवल रिलीजन को लेकर के बहकाना चाहते हैं, और अपना देखिए उनके बड़े फायदे हैं, वो तो अपना सब आराम ऐशो कैसे रह रहे हैं। भाई रिलीजन के लिए बिल्कुल। थोड़ा कहता है मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के घूमिए, एयर कंडीशन लगा के बैठिए, फिर आप अपने सारे एडवांटेज उठाएंगे पब्लिक। तो वो जब तक चीज मानसिकता में चेंज नहीं आएगा तब तक चीजें नहीं आएंगी। और मेरे को ये डर है कि जो तालिबानी इन्फेक्शन है इस समय, ये आपके यहाँ आप लोगों को ऊपर ना। बिल्कुल, और सर उसी को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे रोकेंगे हैं आप? बार बार। सवाल इसका है कैसे कैसे रोकेंगे आप? सर हम बात तो करते जा रहे हैं ना, शायद जो जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, मैं शायद वो आपको सुने। आरजू जी मैं बताता हूँ। इन दिनों में डिबेट चल रही थी, आप भी शामिल थी शायद, जब ये हो रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो है विमेन बहुत स्ट्रांगली अपोज करेंगी, फाइट आउट करेगी, आकर के स्ट्रीट पे वो करेगी। मैंने तब कहा था कि कुछ नहीं होगा। और क्यों कहा था मैंने? कि देखिए ये प्रोटेस्ट जो है वहां मीनिंगफुल होती है जहां गवर्नमेंट का एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हो। और जब तालिबान का एटीट्यूड ही डेमोक्रेटिक नहीं है और हर चीज का जवाब उनके पास सिर्फ बंदूक है, तो वहां पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन ये कोई काम करने वाला नहीं। लेकिन सर हम तो अपने आप को अलग रखे ना, हम जो इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, और ये तो आप हम तो इमरान साहब साइड से पर बात, हो, वही मैं कह आप रही हूँ। इतनी आप इतनी इन्फ्लुएंशियल हैं, इमरान साहब से बात कीजिए ना। सर वो तो आपको पता है कि वो अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर रहे होते, तो एस्टेब्लिशमेंट के सोचने की बात है। ये तो फौज, ये तो Establishment बाजवा तो साहब का काम है। अब वो जादू टोना तो नहीं करते। पता नहीं सर, लगता है करते हैं अभी भी। यहाँ पे मैं सर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका, और मैं चाहूंगी कि कोई जादू टोना हो सकता है तो कर लें, ताकि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो एक बार। नहीं देखिए, बहुत शुक्रिया सर। जी। हमारी तो विशेष आपके साथ हैं कि आप तालिबानी राह पे ना जाएं, तालिबान के इम्पैक्ट से पाकिस्तान बचे, वो धुआं और आग तालिबान वाली जो है वो पाकिस्तान में ना आए। हम तो यही चाहेंगे। और बिल्कुल।
उम्मीद है कि लोग जागेंगे इस पे। बिल्कुल सर, और लोग बोलेंगे। मैं बता दूं आप, जी मुझे एक और बड़ी वो है इस समय कि ये जो एड आएगी ना यूएन अफगानिस्तान के लिए, ये कहीं ऐसा ना हो तालिबानी आपके यहाँ बेचना शुरू कर दे इसको। सर, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। भी लाके बिक सकती है। मैं तो सोच रहा था भाई मैं भी ये खरीद लाऊं जाके लाहौर जाके सर, पहले भी यही कहा जाता था, सारी ड्रग्स और हथियार तो वहीं से आते थे, अफगानिस्तान के। हमारे तो कई मिनिस्टर बोल चुके हैं, लेकिन अब कोशिश यही है कि कुछ कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। और सर, हम फिर चाइना की बात करेंगे सर, चाइना भी डिस्कस करना रहता है। जरूर चाइना पे एक बहुत दिन जरूर शुक्रिया आप करिए, मैंने एक पूरा पेपर लिखा है चाइना पे अभी इन दिनों में, एनालाइज बिल्कुल, कर। जी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। पब्लिक पीपल आर हियर नाउ। आइए। थैंक यू।